सन 1995 में दिल्ली के अंदर एक ऐसा कांड होता है जिसे सुनकर पूरी दिल्ली सहम जाती है। पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में इस केस के चर्चे होने लगते हैं। दोस्तों, इस केस को तंदूर कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस तंदूर कांड के अंदर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को तंदूर के अंदर जला देता है। इस वारदात को सुनकर पूरी दिल्ली सहम जाती है और सभी लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था और कौन था वो व्यक्ति जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये दिल्ली के गोल मार्केट की कहानी है। यहाँ पर एक सरकारी फ्लैट हुआ करता था और उस सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नीना साहनी के साथ रहा करता था। 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा अपने कामकाज से अपने घर की तरफ लौटता है और जैसे ही वो अपने घर आता है, घर आकर देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है नीना साहनी, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और अचानक पति के आते ही उस फ़ोन को रख देती है और तुरंत ही अपने कामकाज में लग जाती है और किचन की तरफ वो चली जाती है। इधर जो उसका पति होता है उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि तुम किसके साथ बात कर रही थी, मुझे जरा बताइए तो सही, तुम किससे घंटों घंटों बात करती हो। इधर जो पत्नी होती है वो कहती है कि ये किसी का रॉन्ग नंबर था, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं कर रही होती। जब पत्नी किचन में चली जाती है तो पति उस लैंडलाइन फ़ोन पर दोबारा उसी नंबर को रीडायल करके देखता है और रीडायल करने के बाद उसे पता चलता है कि उस पर जो आवाज़ आ रही है वो मतलूम करीम की है, जिस आवाज़ को वो अच्छे से पहचानता है, जिस आवाज़ के बारे में वो अच्छे से जानता है, क्योंकि कई बार वो पत्नी उस व्यक्ति के साथ में पहले भी बात कर चुकी होती है और उस पति को ये सारा वाक़या पता होता है। अब पति परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और उससे ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है। इधर पत्नी भी कहती है कि ये रॉन्ग नंबर था, मैं किसी से बात नहीं करती, लेकिन पति को इतना गुस्सा आ जाता है, वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकाल के उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। वो 3 फायर करता है। पहला फायर तो उस कमरे में लगे हुए AC में लगता है और दूसरा फायर उस पत्नी, जिसका नाम होता है नीना साहनी, उसकी गर्दन में लगती है और तीसरी गोली उसके सिर में लग जाती है। अब 3 गोली चलने के बाद अब पति एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि पत्नी वहीं पर ढेर हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब पति घबराने लगता है और घबरा कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब करूं तो मैं क्या करूं। फिर वो अपनी 800 जो अल्टो कार 1995 में उसके पास हुआ करती थी, उस कार में उस डेड बॉडी को एक पॉलीथीन के अंदर बंद करता है और अपनी कार की डिग्गी में उसे रख लेता है। उसके बाद वहाँ से चलने का प्रयास करता है, लेकिन रास्ते भर वो यही सोचता रहता है, कहीं रास्ते में मैं निकलूं, कहीं मुझे पुलिस ना चेक कर ले, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इस वजह से वो ITO की तरफ जाता है और ITO की तरफ जाने के बाद वो ऐसा सोचता है कि इस ITO पुल के ऊपर से इसे यमुना नदी के अंदर मैं फेंक दूंगा। लेकिन जब ITO पुल के ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर रात के समय भी लोगों की भीड़ होती है। उस भीड़ को देखकर उसके हाथ पैर फिर फूल जाते हैं। वो कुछ भी नहीं करता, वहाँ से गाड़ी वापस मोड़ लेता है और वापस मोड़कर कनॉट प्लेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पर बगिया रेस्टोरेंट, जो इसका खुद का रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। उसके बाद जो उस रेस्टोरेंट में हेड क्लर्क होता है, जिसका नाम केशव होता है, उससे कहता है कि रेस्टोरेंट को खाली करा दो, अब किसी को खाना नहीं देना है। लेकिन केशव भी यह सब बात सुनकर एकदम से ऐसा लगने लगता है, केशव को पता नहीं क्या हो गया है मेरे मालिक को, जो ऐसा कह रहा है। पूरे होटल के अंदर बहुत सारे ग्राहक बैठे हैं और अभी तो और भी ग्राहक आगे से आ रहे हैं, मैं इनको कैसे मना करूं, और खाना भी काफ़ी बचा हुआ है। लेकिन केशव को जब शर्मा ऊंची आवाज़ में बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस होटल को जल्दी से बंद करना है, इसे जल्दी से बंद कर दो, फिर केशव समझ जाता है और वो ग्राहकों से कहने लगता है कि आज हमारा कुछ प्रोग्राम अलग है, आज हम आप लोगों को ज़्यादा सेवा नहीं दे सकते, आज जो लोग अंदर हैं बस उनको ही खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद होटल को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, केशव होटल को बंद कर देता है और जो सारे कर्मचारी होटल में लगे होते हैं उनकी भी छुट्टी कर दी जाती है और उन्हें
घर भेज दिया जाता है। फिर जो सुशील शर्मा होता है वो केशव को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, अब उसे ठिकाना लगाना है और इससे सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो अंदर तंदूर बना हुआ है, क्यों ना इसे तंदूर के अंदर डाल दिया जाए। इधर जो उसका नौकर होता है केशव, वो कहता है कि साहब ये तो बहुत गलत काम है। उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, लेकिन वो उसका वफादार नौकर होता है, उसके साथ मिल जाता है। दोनों जाकर गाड़ी से उस डेड बॉडी को ले आते हैं और जलते हुए तंदूर के अंदर उस लाश को डाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन उस तंदूर के अंदर इतनी आग नहीं होती जो उस डेड बॉडी को जला पाए। अब उनको लगने लगता है कि इसके लिए कुछ और इंतजाम करना होगा। वो इधर उधर से रद्दी पेपर लेकर आते हैं, अखबार की कुछ पेपर पड़ी होती है रद्दी, उसे भी उस तंदूर के अंदर डालते हैं, लेकिन वो भी भरपूर नहीं होती। फिर वहीं पर कुछ घी रखा होता है, उस घी को उस तंदूर के अंदर डाल दिया जाता है तो आग वहाँ पर और ज़्यादा भड़कने लगती है। आग भड़कने से वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर पड़ोस में ही एक सब्जी की दुकान लगाया करती थी एक लेडी, जिसका नाम अनारो होता है। वो अनारो जोर जोर से चीखने लगती है और लोगों को आवाज़ देने लगती है और कहने लगती है कि होटल के अंदर आग लग गई है। इधर वहीं से एक पुलिस वाला निकल रहा होता है जिसका नाम होता है अब्दुल। अब अब्दुल भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। इधर जो केशव होता है उसको रोक देता है और उससे कहता है कि हमारे होटल के अंदर कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर हम रद्दी जला रहे हैं और रद्दी के जलाने से ही ये आग थोड़ी सी बढ़ी हुई है। फिर इधर जो पुलिस वाला होता है उससे कहकर जाता है कि थोड़ा आराम से देखकर करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके होटल में आग लग जाए। जैसे ही वो पुलिस वाला थोड़ी आगे बढ़ता है तो उसे दुर्गंध आने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे बालों को जलाया जा रहा है और जैसे मानव शरीर को यहाँ पर भूना जा रहा है। यह सब देखकर वो पुलिस वाला वापस फिर वहीं पर पहुंच जाता है, गेट के अंदर जबरदस्ती एंट्री कर जाता है और जैसे ही उस तंदूर के पास जाकर देखता है तो उसके अंदर एक हाथ उसे दिखाई देता है और हाथ को देखकर उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, वो भी शोर मचाने लगता है। तुरंत ही पीसीआर को फ़ोन किया जाता है, तुरंत ही पीसीआर मौके पर पहुंच जाती है और जो सुशील शर्मा होता है यह सब देखकर वहां से फरार हो जाता है। और जो उसका होटल में जो मैनेजर होता है, होटल में जो कार्यरत होता है केशव, उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि साहब ये कोई और नहीं, ये हमारे जो मालिक हैं सुशील शर्मा, उसकी पत्नी है और उसी को यहाँ पर लाकर इस तंदूर के अंदर भूना जा रहा है। दोस्तों यह सब सुनकर पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है। पुलिस तुरंत ही गश्त लगाती है और कई दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सुशील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो मतलूम करीम होता है उसको भी पता चलता है तो तुरंत मतलूम करीम भी वहां पहुंच जाता है और एक उंगली में एक रिंग देखकर वो भी पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं, ये नीना साहनी है और नीना साहनी को ही इन्होंने मारकर इस तंदूर के अंदर भून डाला है। अब पुलिस सुशील शर्मा को भी अरेस्ट करके उसे जेल भेज देती है। उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है और मामला कोर्ट में चलते चलते उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है और मामला बढ़ते हुए 1995 से चलता चलता 2013 में पहुंच जाता है, लेकिन 2013 तक उसे फांसी नहीं लगती। उसकी फांसी ऐसे ही टलती रहती है, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट उस फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर देता है और सुप्रीम कोर्ट का यही मानना होता है कि इसका ये प्री प्लान नहीं था, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसने तो गुस्से में आकर ये सब किया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति इतना गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपनी पत्नी के ऊपर 3 फायर कर देता है और पत्नी वहीं पर ढेर हो जाती है। वो वहीं पर नहीं रुकता, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ले जाकर अपने होटल में पहुंचता है और एक तंदूर के अंदर उस डेड बॉडी को भून दिया जाता है। दोस्तों इस कांड को सुनकर पूरी दिल्ली दहल जाती है और पूरी दिल्ली में चारों तरफ ये तंदूर कांड के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर तंदूर कांड हुआ था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप ऐसे व्यक्ति के बारे में और ऐसे कांड के बारे में क्या विचार रखते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील और है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप जहां भी रहें
सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। जहां भी रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।